बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को गौर से सुना होगा और फिर उसको अपनी बुक से भी पढ़ा होगा। उससे डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में पहले से मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल कि डीएनए एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, यानी कि वो अपनी कॉपीज खुद बना सकता है। फिर आप लोगों को ये वाली बात भी याद होगी कि हम लोगों ने मीजल्सन और स्टॉर्क एक्सपेरिमेंट से ये डिड्यूस किया था, ये प्रूव किया था रादर, कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, जिसमें हर सेल में एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड न्यू होता है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि डीएनए इनफैक्ट अपनी कॉपी किस तरीके से करता है, मींस प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। चैप्टर नंबर 20, लेक्चर नंबर 8। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, यानी कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे करता है। आपकी बुक ने इसे किसी और अंदाज से शुरू किया है, लेकिन मैं उस अंदाज को एक नए रंग में बयान करना चाहता हूं। आपकी बुक बोलती है कि डीएनए का प्रोसेस एक जगह से भी शुरू हो सकता है और एक से ज्यादा जगह से भी शुरू हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पेज 135 की, राइट। सवाल ये है कि अगर रिएक्शन एक जगह से स्टार्ट होना हो तो क्यों, और अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा जगहों से स्टार्ट होना हो तो उसकी क्या लॉजिक है। तो आंसर ये है कि इस प्रोसेस के स्टार्ट होने का इन्हिसार डीएनए के साइज पर होता है। अगर मैं आप लोगों के डीएनए की बात करूं, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मैं हज़रत इंसान के डीएनए की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे ये पता चलता है कि हमारा डीएनए क्या है, एक इमेंसली लार्ज मॉलिक्यूल है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एक इमेंसली लार्ज मॉलिक्यूल है, राइट। इस इमेंसली लार्ज मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ 150 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है और ये बात आप पहले से पढ़ चुके। ये ऊपर वाली लाइन मैंने क्यों छोड़ी, ताकि मैं आपको दोबारा रीइंफोर्स कर सकूं कि इस इमेंसली लार्ज मॉलिक्यूल की रेप्लिका मींस कॉपी बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, आज स्टडी कर रहे हैं। रेप्लिकेशन मींस कॉपी और रेप्लिका मींस ऑफ कोर्स कॉपी एंड रेप्लिकेशंस मींस टू मेक कॉपी। अब इतने बड़े मॉलिक्यूल को कि जिसके अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हों, आपको याद होगा हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप इससे 280 बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। 280 बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, जबकि हर बुक के अंदर 1000 पेजेस हों। कितने पेजेस हमारे स्टूडेंट्स? 1000 पेजेस हों और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स लिखे हुए हों। सो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज वॉल्यूम। तो जाहिर है जब इतने बड़े न्यूक्लियोटाइड की मैंने कॉपी करनी होगी तो मुझे इस प्रोसेस को एक छोटे से टाइम में कंप्लीट करने के लिए इस प्रोसेस को डेफिनेटली, मोर देन डेफिनेटली, मुख्तलिफ जगहों से साइमल्टेनियसली शुरू करना पड़ेगा, राइट। सवाल ये है कि हम इस प्रोसेस की बिगिनिंग के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि देन वी हैव टू start or we have to
have the beginning of this process at multiple places. At multiple places, मुख्तलिफ जगहों से शुरू करूंगा। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर मेरे पास हुआ डीएनए स्मॉल, अगर क्या हुआ मेरे पास स्टूडेंट्स, अगर डीएनए हुआ मेरे पास स्मॉल, तो फिर उसके लिए मैं उसे एट वन प्लेस मीन सिर्फ एक जगह से भी स्टार्ट कर सकता हूं, राइट। सवाल ये है कि चाहे उसे मैंने एक जगह से शुरू करना हो या उसको मैंने मल्टीपल प्लेसेस से शुरू करना हो, मेरी रिक्वायरमेंट्स हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर क्या लिखा, एक हेडिंग लिखा कि व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेप्लिकेशन, राइट। क्या चाहिए हमें, तो इसके लिए हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें चाहिए फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, सबसे पहली चीज है डीएनए टेम्पलेट। भाई जिस डीएनए की मैंने कॉपी करनी है, मुझे उसका एक अदद नमूना चाहिए। बात को आपने सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स बहुत गौर से। आपको याद है कि डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट था, जाहिर है वाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट था ऑन हिस्टोन प्रोटीन्स, और यह किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, क्रोमोसोम की फॉर्म में। आपको याद है कि हमने यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन का जिक्र भी किया था। लेकिन जब तक बात हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो मेरे सेल में जितना डीएनए है सारे का सारा डीएनए कॉपी होता है। उसमें फिर हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट नहीं रखते, हमने सारे डीएनए को कॉपी करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्रोमोसोम में से डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो जाहिर है मैं सबसे पहले क्रोमोसोम को अनवाउंड करूंगा, मीन जो बल उसमें पड़े हुए हैं उसे मैं खोल दूंगा। तो मेरे पास ऑब्टेन होगा क्या, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन से उतारने के बाद जो डीएनए ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी डीएनए। फिर इस टर्शरी डीएनए को मैं एक और बल खोलूंगा तो मेरे पास बन जाएगा सेकेंडरी डीएनए। फिर जब मैं इस सेकेंडरी डीएनए को क्या कर दूंगा, अनवाउंड कर दूंगा, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड दैट वी लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी डीएनए। तो आप लोगों को बेसिकली इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमरी डीएनए के लेवल तक आना होता है। एनिमेशन को देखते हैं। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम को मैंने अनवाउंड किया। अनवाउंड का मतलब है मैंने इसको खोल दिया, जिसमें ट्विस्ट पड़े हुए थे इनको मैंने खोल दिया। तो खोलने के बाद मेरे पास क्या ऑब्टेन हो गया, जाहिर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूक्लियोहिस्टोन्स। फिर मैंने उसमें से हिस्टोन्स को सेपरेट कर दिया, तो मेरे पास बन गया टर्शरी डीएनए। फिर उस टर्शरी डीएनए को मैंने खोला तो क्या बना, सेकेंडरी डीएनए। फिर जब मैंने उसको खोला तो क्या बन गया, प्राइमरी डीएनए। ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, क्यों कि हम लोगों ने अभी इसके अंदर प्रेजेंट क्या थे, ए और टी में डबल बॉन्ड और जीसी में क्या, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक एंजाइम लेके आना है, उसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस, राइट। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इन दो स्ट्रैंड्स को दूसरे से जुदा कर देगा, इनमें जुदाइयां डाल देगा, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने डीएनए को खोल देना है। बात समझ आई। तो जब आप इस डीएनए को इतना खोल देंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएंगे, जाहिर है टू स्ट्रैंड्स। क्या बन जाएंगे, टू स्ट्रैंड्स। आप लोगों ने बात को अभी बिल्कुल भी अपने माइंड से सेटल नहीं होने देना, बल्कि अपने फोकस को और बढ़ा लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई नीड योर मोर देन 100% अटेंशन। मैंने क्या बोला है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड बन गए हैं, राइट। आए आपको समझाने के लिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि इसके दो स्ट्रैंड हैं, एक को मैंने कलर किया हुआ है रेड
और एक को मैंने कलर किया हुआ है ब्लू। आपको इस कलरेशन की रीज़न भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि फॉर एग्जांपल इसमें से एक स्ट्रैंड मुझे मिला है अपने ग्रेट फादर से, जिसको मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल किस से, ब्लू से, और एक मिला है मुझे अपनी ग्रेट मदर से, और उसको मैंने किससे शो किया हुआ है, रेड स्ट्रैंड से, राइट। तो ये 2 स्ट्रैंड थे मेरे पास। अब बात मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि बात को जरा गौर से सुनिएगा, इनमें से एक स्ट्रैंड उसका नाम होता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम होता है उसका, लीडिंग स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड के नेम्स आप लोगों के खोपड़ी शरीफ में हमेशा रहने चाहिए, ये बहुत काम के लफ्ज़ है, राइट। तो पहले का नाम मेरे पास क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड का नाम होता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लैगिंग, LAGGING, लैगिंग स्ट्रैंड। अब लीडर क्या होता है, जो आगे आगे चलता है, वैसा लीडर नहीं जैसे हमारे हैं। लीडर ये DNA का लीडर है, जो परफेक्ट लीडर है, जो आगे आगे चलता है, जिसकी कॉपी की जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, तो ये कुछ ऐसा लीडर जिसकी कॉपी करने का हमें कुछ फ़ायदा होगा, राइट। तो बात हो रही थी लीडिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड इज वन दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी कॉपीड इन अ कॉन्टिन्यूस वे, जिसको हम मुसलसल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन इस लीडिंग स्ट्रैंड को देखकर जो स्ट्रैंड मैं बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ लैगिंग स्ट्रैंड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर दोबारा बोल रहा हूं कि इनमें से एक ऐसा स्ट्रैंड जिसकी रेप्लिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो इसका ओपोजिट था, जो इसको देख के बनाया गया था, उसका नाम क्या था, लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। अगली बात आपने और गौर से सुननी है, आपको बताई गई बात है, रीइंफोर्स कर रहा हूं ताकि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। आपको याद होगा कि हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या बात कही थी कि हर न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 5 से शुरू होता है, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच होती है, और हर न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 हमें क्या प्रोवाइड करता है, OH। और याद करें इस बात को कि मैंने बोला था कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन द न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज कि यहाँ पर ही सिर्फ चेन इलोंगेशन हो सकती है, राइट। तो स्ट्रैंड स्टार्ट होता है किससे, 5 प्राइम से, 5 बार से, और अगर मैं बहुत से न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दूं तो क्या होगा, हर न्यूक्लियोटाइड के एंड पे, हर PNC मींस हर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के एंड पे आपको कार्बन नंबर 3 अवेलेबल नजर आएगी टू मेक द न्यू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि एक चेन कहलाएगी 5 बार टू 3 बार चेन, राइट। तो इसकी ऑपोजिट चेन क्या कहलाएगी, जाहिर है 3 बार टू 5 बार चेन। ऐसा करते हैं कि इसको आप लोगों के लिए दोबारा से शो करते हैं, लुक एट दिस, कि ये जो आप लोगों के पास चेन लेफ्ट साइड पर है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 3 बार से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला एंड है वो कैसा है, 5 बार। लेकिन जो इसके राइट साइड पे चेन है वो 5 बार से स्टार्ट हो रही है, और इसके नीचे वाला एंड कैसा है, 3 बार, राइट। अब इनमें से एक ने बनना है लीडिंग और एक ने बनना है लैगिंग। जरा आप सोचें कि इनमें से कौन सी लीडिंग बनेगी और कौन सी लैगिंग। तब तक मैं आप लोगों को इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स या रेसिपीज बताता हूं कि हमें और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, राइट। नंबर 2 इज वी हैव टू हैव एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और पते की बात है। आपको याद है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ था, 3 चीजों का। एक थी पेंटोज शुगर, एक क्या थी मेरे पास, फॉस्फेट, और एक क्या थी, नाइट्रोजनस बेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक फॉस्फेट लगा हो
तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट। फॉर एग्जांपल इफ इट इज एडेनिन तो इट विल बी कॉल्ड एज AMP, और अगर मैं लगा दूं इसके साथ 2 फॉस्फेट तो ये बन जाएगा ADP, ठीक है, डाइफॉस्फेट। और अगर इसके साथ अटैच हो जाए 3 फॉस्फेट तो कहलाएगा ATP, ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, मींस हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स, those are ready to carry out their activity, those are ready to make the new bonds। तो हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से, जाहिर है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। मैं ब्रैकेट लगा के बेस लिख रहा हूँ N। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू हैव दीज थिंग in immensely large number। Now we want to see the next, you can say, ingredient। जो हमें अगला ingredient चाहिए, that is basically very important thing, and that very thing is called as enzymes। चलें रेड से लिखता हूं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस याद रहे कि हमें चाहिए हैं एंजाइम्स। याद रखें, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकती। ये तो पढ़ा लिखे बच्चे हैं, आपने बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 डिटेल से पढ़ा था, राइट। तो एंजाइम्स आर मस्ट। यहाँ पे हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं जिस पर्टिकुलर एंजाइम की बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज DNA पॉलीमरेज। क्यों DNA पॉलीमरेज? क्योंकि जाहिर है मैं DNA की कॉपी कर रहा हूँ, मैं DNA के साथ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के एक पॉलीमर बना रहा हूँ। You know your wall is a polymer of bricks, you are polymer of cells, DNA is polymer of nucleotides। तो मुझे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है, तो मुझे जोड़ने वाला कोई एंजाइम भी चाहिए। उस एंजाइम का नाम है DNA polymerase। A polymerase that is going to add DNA nucleotides with one another is called as DNA polymerase। तो हमें क्या चाहिए, DNA पॉलीमरेज। तो DNA पॉलीमरेज की मेरे पास 3 टाइप्स होती हैं, आए हम उनका नाम लिखते हैं। लुक एट दिस, DNA पॉलीमरेज 1, right, DNA polymerase 1। then we have DNA polymerase 2, and then we have DNA पॉलीमरेज 3। तो इस तरीके से मेरे पास 3 पॉलीमरेजेस हैं, राइट। DNA पॉलीमरेज 1 एक छोटा सा पॉलीमरेज है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बेसिकली असिस्ट करता है। जाहिर है DNA पॉलीमरेज 2 की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन चूंकि वो आपकी बुक के यूकेशन स्कोप में नहीं है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। और जो DNA पॉलीमरेज 3 है उसी की सिग्निफिकेंस को आपकी बुक में डिटेल से बयान किया गया है, तो हम उसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीमरेजेस में से, दैट इज बेसिकली DNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब ये जो तीनों के तीनों पॉलीमरेजेस हैं, दे शुड बी प्रेजेंट in appropriate temperature, in appropriate amount, along with activated nucleotides and the template to carry out the process of DNA replication। आए हम आप लोगों से अगले बोर्ड में DNA पॉलीमरेज 3 की कुछ बातें मजीद करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात हो रही थी DNA पॉलीमरेज 3 की। तो DNA पॉलीमरेज 3 का जो सबसे पहला फीचर आपकी बुक डिस्कस किया है दैट इज द साइज। तो साइज के बारे में जो बात आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि DNA पॉलीमरेज 3 DNA पॉलीमरेज 1 से 10 टाइम्स लार्जर है। 10 टाइम्स, आप सिंपली एक्स लिखेंगे, उसका मतलब भी ज़रा टाइम्स होता है। तो दिस वेरी एंजाइम इज 10 टाइम्स लार्जर देन DNA पॉलीमरेज 1। सिर्फ लार्जर ही नहीं है, सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स। और अगर आप लोग अपनी बुक की इस डायग्राम को देखें कि जो कि पेज नंबर 135 की बेस पे गिवन है, तो यू कैन सी कि इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स।
जिसमें से किसी का नाम अल्फा है, किसी का नाम बीटा है, किसी का नाम एप्सिलॉन है, किसी का नाम गैमा है। तो ये डिफरेंट किस्म के क्या हैं, छोटे छोटे बॉल्स यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है। लेकिन आपने जिस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो ये कि इट इज़ बेसिकली अ डाइमर। ये दो मेन यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है, राइट। तो वर्ड लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो क्या, डाइमर। डाइमर का मतलब है इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू यूनिट्स। डाइमर का मतलब होता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, दो यूनिट के मिलने से बना हुआ है। और फिर फर्दर यूनिट्स के अंदर क्या चीजें शामिल है ये भी आपने याद रखना है। याद रखना है आपने माय डियर स्टूडेंट्स कि ये एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है। इसके लिए अभी मैंने आपसे मजीद बात करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी के बारे में बताऊं। इट इज अ वेरी एफिशिएंट मॉलिक्यूल, वेरी एफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसका जॉब क्या था, इस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। आप इमेजिन करें कि ये एक ऐसा मेसन है जिसने ईंटें लगानी है दीवार बनाने के लिए, राइट। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई ऐसा एफिशिएंट मेसन हो जो 1000 ब्रिक्स लगा सकता हो पर सेकंड, तो आप उसके एफिशिएंसी को सल्यूट तो करेंगे। तो यही बात यहां पर भी है कि दिस वेरी एंजाइम, इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट एंजाइम। इट्स एफिशिएंसी इज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड, राइट। तो इतनी स्पीड से काम करने वाला न्यूक्लियोटाइड है। अगर आपको याद हो, बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर आपको याद हो तो इसका काम क्या था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना, यानी कि इसने कॉन्डेंसेशनल सिंथेसिस करनी थी। नॉट ओनली दो मॉलिक्यूल को दूसरे के पास लाना था, बल्कि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर भी निकालना था। तो ये सारे काम ये करता है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के लिहाज से। तो आई थिंक यू शुड ट्रिब्यूट, यू शुड पे सल्यूट टू दिस वेरी मॉलिक्यूल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इट हैज गॉट अ लिमिटेशन। इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन छुपी हुई है इसके साइज में। साइज बहुत बड़ा है इस पर्टिकुलर एंजाइम का। और अगर मैं इस ह्यूज मॉलिक्यूल को ये कहूं कि तुम एक पांव पे खड़े हो जाओ, तो ये नहीं खड़ा हो सकता, राइट। तो फिर इसको चाहिए एक और जगह इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल खड़े होने के लिए। मैंने आपके लिए जान के ये वर्ड यूज किया। याद करें कि जब हमने डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या किया था, खोल दिया था, तो उसके रिजल्ट में दो स्ट्रैंड्स बन गए थे। उनमें से एक स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल कौन सा था, ब्लू, और एक स्ट्रैंड कौन सा था मेरे पास, रेड। ये दो स्ट्रैंड्स बन गए थे आफ्टर ब्रेकिंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जनाब डीएनए पॉलीमरेज 3 साहब, आप जाओ और इस एक स्ट्रैंड पे खड़े हो जाओ। तो चूंकि वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, वो यहां खड़ा नहीं हो सकता, वो यहां पे भी खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि मेरे पास तो यहां सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, तो मुझे इसको खड़े करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। वो प्लेटफॉर्म कहां है, इस सॉल्यूशन के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, सेल को एक और एंजाइम दिया। याद रखें मैं बात कर रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच नहीं हो सकता। उसको अटैच होने के लिए कम से कम दो क्या चाहिए, एंड्स चाहिए, राइट। सोल्यूशन अल्लाह ने कैसे दिया, इस तरह से कि सेल के अंदर प्रोवाइड किया एक एंजाइम, उसका नाम है प्राइमेज। उसका नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्राइमेज, एक एंजाइम है। दिस वेरी एंजाइम हैज गॉट अ यूनिक फंक्शन, और वो यूनिक फंक्शन ये है कि ये एक प्राइमर बनवाता है। ये क्या बनवाता है, एक प्राइमर। अब आप पूछेंगे सर ये प्राइमर क्या बला है, तो आंसर इज कि ये प्राइमर बेसिकली एक आरएनए की 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग चेन है।
तवज्जो चाहिए मुझे आपके स्टूडेंट्स, तवज्जो मुझे चाहिए आप लोगों की। क्या बोल रहा हूं मैं कि हम कॉपी कर रहे हैं डीएनए की, लेकिन यहां पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये एक आरएनए पॉलीमरेज छोटा सा चेन बनवाता है, छोटी सी चेन किसकी? आरएनए की। लेंथ कितनी है? 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स कि ये था मेरे पास डीएनए का स्ट्रैंड, इसके साथ आके यहां पे एक छोटी सी क्या अटैच हो गई है? आरएनए की लेंथ। अब इसके ऊपर आके ये वाला ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज खड़ा हो सकता है या अटैच हो सकता है। आप एक मोटे से पहलवान को कहो कि तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ तो बड़ा मुश्किल होगा, हाँ वो दो टांगों पे बड़ी आसानी से खड़ा हो सकता है। यही वाली बात यहाँ पर है कि ये जो ह्यूज मॉलिक्यूल है किसका? डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ये एक न्यूक्लियोटाइड पे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसके साथ में एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूं तो अब ये स्टेबल होकर उस पर खड़ा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूं। आप एक जिपर को देखिए, क्या ख्याल है कि अगर मैं एक जिपर को जस्ट दूसरे जिपर के साथ जोड़ूं तो वो बंद हो सकता है? तो आंसर इज नो। हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस जिपर की बेस को जरा गौर से देखना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर जिपर की बेस पे शुरू में दंदे या दंदाने नहीं है, नो डेंट्स एट ऑल। हाँ, वहां पे एक स्टार्टर टाइप चीज जरूर प्रेजेंट है कि जब मैं उस स्टार्टर चीज को उसके साथ फिक्स कर देता हूं तो अब जो हमारा रनर है वो उस पर बहुत तेजी से काम कर सकता है। तो वो जो बिल्कुल स्टार्ट का दंदों के बगैर पीस है जो बेसिकली रनर को रन करवाने में या उसको स्टार्ट देने में हेल्प कर रहा है, दैट इज समथिंग हियर, वो यहाँ पे प्रेजेंट है और उसका नाम मेरे पास क्या है? प्राइमर। तो इस पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत है और प्राइमर बनवाने वाली चीज का नाम क्या है? प्राइमेज। कहाँ प्रेजेंट है? जाहिर न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या बनवा के देगा हमें? 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक छोटा सा सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स प्राइमर। तो जब प्राइमर बाइंड हो जाएगा तो अब उसके ऊपर आके अटैच हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज 3। और आपको पता है अगर एक दफ़ा आपने जिपर को अटैच कर लिया तो फिर तो आप उसको बहुत तेज़ी के साथ बंद कर सकते हैं। यही वाला काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है और ये फिर बहुत तेज़ी से मीन्स 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और डीएनए की कॉपी करवा देगा, राइट। ये है यहाँ तक की बहस का हासिल। अब देखते हैं कि हमारी ये वाले प्रोसेस के अंदर अभी फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और नेचर ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। इस पर्पस के लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट बोर्ड का आगाज एक और वर्ड से किया, दैट इज कॉल्ड एज अनदर लिमिटेशन। आपको पहली लिमिटेशन क्या थी कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 एक सिंगल स्ट्रैंड पे खड़ा नहीं हो सकता था या अटैच नहीं हो सकता था। तो हमने उसको अटैच करवाने के लिए एक हल निकाला कि हमने आरएनए की एक चेन दी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ प्राइमर, और उस प्राइमर को हमने बाइंड करवाया डीएनए के साथ। अब मेरे पास 2 चेन्स बन गई थी और अब इन 2 चेन्स के ऊपर हमारा ह्यूज डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच हो सकता था और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कर सकता था। नाउ व्हाट इज द सेकंड लिमिटेशन? सेकंड लिमिटेशन आप लोगों की बुक के पेज नंबर 136 के ऊपर बनी हुई डायग्राम से आपको नजर आएगी। वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन आप हमारी गिवन एनिमेशन को देखें। लुक एट दिस। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर डीएनए को क्या करेंगे? खोलेंगे। वो वाला प्रोसेस दैट इज कैरिंग आउट द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड अनवाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज बीइंग डन by means of an enzyme known as helicase। तो यहाँ पे हमें एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम इस पर्टिकुलर डीएनए के ट्विस्ट को खोलता भी है और यही वाला एंजाइम इन्हीं ट्विस्ट को दोबारा से डाल भी देता है आफ्टर इट्स व्हाट? रेप्लिकेशन।
बात पते की है, बात बहुत गौर की है, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी, और अगर तवज्जो नहीं होगी तो बात समझ नहीं आएगी। आइए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। लुक एट दिस वाली स्ट्रक्चर। एनीबॉडी कैन टेल मी कि ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? वेरी राइट, ये मैंने ड्रॉ किया है एक पेंटोज शुगर। इसका ये है कार्बन नंबर 3, याद है? और कार्बन नंबर 3 पे क्या प्रेजेंट था? OH। ये वाला राइबोज शुगर अपने ऊपर रखता है कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 पे अटैच थी फॉस्फेट। क्या अटैच थी माय डियर स्टूडेंट्स? फॉस्फेट। इट वाज अ फॉस्फेट। कार्बन नंबर 5 पे अटैच थी फॉस्फेट, और कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट था OH। राइट राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? कार्बन नंबर 3 पे आके अटैच हो सकता है अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, और यहां पे डेवलप हो सकता है एक और एस्टर बॉन्ड, और इस तरीके से क्या हो जाएगी? दो न्यूक्लियोटाइड की आपस में लिंकेज डेवलप हो जाएगी, और फिर कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट है OH, जो अगले फॉस्फेट के साथ दोबारा क्या बना सकता है? एक एस्टर बॉन्ड। राइट। तो इस तरीके से ये वाली चेन्स आपस में क्या करेंगी? बनती चली जाएंगी या बढ़ती चली जाएंगी, और चेन इलोंगेट होती चली जाएगी। तो कार्बन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन नंबर 3, मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्बन नंबर 3 जिसको अब मैंने इस यू कैन से थिक लाइन से शो किया है, कार्बन नंबर 3 दैट इज समवेयर हियर, और कार्बन नंबर 3 दैट इज समवेयर हियर, इट इज ऑलवेज अवेलेबल to make what? The next phosphodiester bond with the next nucleotide। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी चेन जो कार्बन नंबर 5 से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है स्टूडेंट्स? कार्बन नंबर 5 से शुरू हुई है, ठीक है? उसमें हमेशा कार्बन नंबर 3 अवेलेबल है फॉर द इलोंगेशन ऑफ चेन। लेकिन आपको याद है मैंने क्या कहा था बोर्ड नंबर 1 पे? क्या मुझे सोच के बताएं कि इसमें से लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? क्या आप में से अब किसी को यह अंदाजा हुआ कि अगर ये चेन ग्रो कर रही है, ये कॉपी होने वाली चेन है, तो फिर लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? तो आंसर इज माय डियर स्टूडेंट्स, जो जाहिर है 3 बार से शुरू होगा। जो 3 बार से शुरू होगा उसकी कॉपी कैसे होगी? 5 बार टू 3 बार में होगी। तो 3 बार टू 5 बार वाली जो चेन है, 3 बार से स्टार्ट होके 5 बार की तरफ जाने वाली चेन कहलाती क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाती है? लीडिंग स्ट्रैंड। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बात को जरा गौर से सुनिएगा। दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? लैगिंग स्ट्रैंड। जाहिर है वो लैगिंग स्ट्रैंड यहां प्रेजेंट होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल प्रेजेंट समवेयर हियर। अब जरा बात को गौर से सुनिए। इसका कार्बन नंबर 5 यहां प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 3 यहां प्रेजेंट। राइट। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चेन की कॉपी बनाना चाहूंगा तो जाहिर है वो क्या होगा? वो यहां से स्टार्ट होगी। भाई अगर इस चेन की कॉपी यहां से स्टार्ट हो रही है तो जाहिर है इसके ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी भी यहां से स्टार्ट होगी। लेकिन मुझे क्या पता चला कि बात तो बड़ी अजीब सी है। क्यों? कि अगर इन पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 डायरेक्टेड डाउनवर्ड है तो इनकी कार्बन नंबर 3 डायरेक्टेड अपवर्ड है, बिकॉज यू नो कि डीएनए एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर ऐसी बात की जाए तो फिर यहां पे OH प्रेजेंट है, कार्बन नंबर कौन सा वाला माय डियर स्टूडेंट्स? 3 वाला। तो यहां तो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो ही नहीं सकते बिकॉज देयर इज नो टेम्पलेट।
देयर इज नो टेम्पलेट। यहाँ तो नमूना ही नहीं जिसको देख के मैंने क्या करनी है, कॉपी करनी है, राइट। बात को फिर गौर से सुने। अगर मेरे पास स्ट्रैंड होगा 3 बार टू 5 बार, तो उसको देख के जो मैं कॉपी बनाऊंगा वो 5 बार टू 3 बार होगी, और 5 बार टू 3 बार में हमेशा डीएनए की अनवाइंडिंग नीचे वाली तरफ जा रही है, नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो हमेशा 3 कार्बन OH के साथ अवेलेबल है टू हैव मोर न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये है कि 3 बार टू 5 बार डीएनए की जो कॉपी है वो कॉन्टिन्यूसली होती चली जा रही है। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे स्ट्रैंड की बात करूं, दैट इज बेसिकली द लैगिंग स्ट्रैंड। पेरेंटल डीएनए में लैगिंग स्ट्रैंड था। जब मैं उसकी कॉपी की बात करता हूं और अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसको यहां से स्टार्ट करूं जहां से इसकी कॉपी स्टार्ट हुई है, तो चूंकि एंड वाला मॉलिक्यूल पे अटैच होनी है क्या, मजीद न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो तो अवेलेबल मेरे पास है ही नहीं। तो फिर नेचर क्या करती है कि नेचर इस पर्टिकुलर डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में खोलती है, और हर वो पीस ऑफ डीएनए जो खुल जाता है दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क। अब देखें, अब इस एनिमेशन को देखते हैं कि रेप्लिकेशन फोर्क में ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी कॉपी कॉन्टिन्यूसली होती चली जा रही है, लेकिन जो मेरे पास राइट साइड पे मॉलिक्यूल है उसकी कॉपी कॉन्टिन्यूसली नहीं हो सकती। वजह ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स अगर मैं स्टार्ट में ऐड करूंगा तो आगे टेम्पलेट ही प्रेजेंट नहीं है। तो नेचर ने फिर इसका हल क्या निकाला? नेचर ने इसका हल निकाला, गौर से सुनिएगा। नेचर ने इसके लिए सबसे पहली बात जो ये की कि लैगिंग स्ट्रैंड के डीएनए को टेम्पलेट मान के डिफरेंट साइट्स के लिए डिफरेंट प्राइमर्स बनाए, मल्टीपल प्राइमर बनाए जो डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके क्या कर सकते थे, बाइंड कर सकते थे। और अगली बात, अगर प्राइमर बन गया है तो अब उस पर अटैच हो सकता है क्या, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 उस पर अटैच हो सकता है क्या, इस पॉइंट पे? तो आंसर इज नो, समवेयर हियर, कहीं दरमियान में करके प्राइमर अटैच होगा, राइट। देखो ना, यहाँ तो टेम्पलेट है ही नहीं। हाँ, टेम्पलेट यहाँ से आगे जरूर प्रेजेंट है। तो अगर मैं पॉलीमरेज 3 को यहाँ पे अटैच कर दूं तो वो इस पर्टिकुलर एरिया की मुझे कॉपी बना के दे देगा। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर फारिग हो गया है, तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर यहाँ से चलेगा और अब जाके यहाँ बाइंड करेगा जहां ऑलरेडी एक और प्राइमर बाइंड हुआ है। वो इस प्राइमर से बाइंड करेगा और फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉपी कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स कार्बन नंबर 3 पर ही ऐड होंगे, लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूसली ऐड होंगे, और लैगिंग स्ट्रैंड की जब हम कॉपी कर रहे होंगे तो उसमें बार बार प्राइमर अटैच होंगे, बार बार हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 उसके ऊपर आके अटैच होगा और छोटे छोटे पीसेज में उसकी क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को या पीस को सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंड हिज नेम वाज ओकाजाकी। तो इस रेफरेंस से हम इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट का नाम भी देते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा, फिर आएंगे यहाँ पे वेल्डर्स। आपको मेरी बात को गौर से सुनना है। यहाँ पर आएंगे वेल्डर्स 2 काम करेंगे। पहला काम क्या, कि देखो इस पर्टिकुलर कॉपी को इस कॉपी से जोड़ना है तो यहाँ पे वेल्डिंग होनी चाहिए। ये वेल्डिंग करवाने के जो एंजाइम आते हैं उनका नाम होता है लाइगेजेस, जोड़ने वाले। लाइगेशन क्या होता है, गिरा लगाना, लाइगेज गिरा लगाने वाले। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्सीजन मींस गलत पीस को काट के निकालने वाले एंजाइम्स भी चाहिए हैं। और ये वाले एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं कि ये इस आरएनए के पीस को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कि हम इस आरएनए के पीस, ये आरएनए का पीस कहाँ से आया, एक्सीलेंट, ये बेसिकली प्राइमर था
जिसके ऊपर आके डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अटैच होना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ये आरएनए के पीस को निकालना पड़ेगा। तो आरएनए के पीस को हम निकालेंगे, उसकी जगह पे दोबारा से डीएनए वाली न्यूक्लियोटाइड्स लगाएंगे और फिर उनको आपस में जोड़ के एक लंबी सी चेन बना देंगे। ये सारे काम कौन करेंगे, जाहिर है मेरे पास लाइगेजेस। जब लाइगेजेस ये वाला काम कर चुकेंगे तो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं दोबारा क्या, हेलिकेजेस। वो इस डीएनए को दोबारा से कॉइल करते चले जाएंगे। आए हम इन सारी बातों को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए दोबारा से समराइज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मुझे चाहिए क्या, डीएनए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को खोलूंगा और खोलने के बाद उसमें से हिस्टोन्स को सेपरेट कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा डीएनए। मैं इस डीएनए मॉलिक्यूल को अनकॉइल करूंगा यहां तक कि मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज समथिंग लाइक अ लैडर, एक पौड़ी की तरह से बन जाता है, वो आ जाएगा। फिर आएंगे मेरे पास एंडोन्यूक्लियेजेस जो इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को खोल के इसके 2 सेपरेट क्या बना देंगे, पी एंड सीज मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे, जिसमें से एक होगी 3 बार टू 5 बार और एक होगी 5 बार टू 3 बार। याद रखें, जिस चेन की डायरेक्शन 3 बार टू 5 बार है उसकी कॉपी 5 बार टू 3 बार एंड में होगी, तो वहां पे 3 एंड हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो उसकी कॉपी कॉन्टिन्यूस वे में होगी। लेकिन जो इसका दूसरा स्ट्रैंड था मींस जिसकी डायरेक्शन 5 बार टू 3 बार थी, उसमें डीएनए के खुलने की डायरेक्शन और न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा यहाँ पे डीएनए की कॉपी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने इस लैगिंग स्ट्रैंड की कॉपी बनाने के लिए प्राइमर्स को बार बार डिजाइन किया और उसे डीएनए में डिफरेंट जगहों पर लगाया और उस पर्टिकुलर प्राइमर के ऊपर आके अटैच हुआ डीएनए पॉलीमरेज 3 और उस पॉलीमरेज 3 ने रेप्लिकेशन फोर्क के ऑपोजिट वे में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए और बनाए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, बिकॉज के इसे ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था। तो जब ये फ्रैगमेंट्स बन गए तो अब इसके दरमियान में अभी क्या है, फ्लॉज है। पहला फ्लॉ मेरे पास क्या है कि यहाँ पे अभी प्राइमर्स के आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, तो हमने उस प्राइमर के आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ से निकालना है, एक्साइज करना है, रिमूव कर देना है। सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे और वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे नॉर्मल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। जब ये वाला काम हो जाएगा तो फिर वहाँ पे आएंगे लाइगेजेस, वो इनको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे हेलिकेजेस जो इनको दोबारा से बंद कर देंगे। इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर 1 और 2 मिनट मूवी को देखें। आपके साथ मैं भी गौर से देखता हूं कि यहाँ नेचर ये सारे काम कैसे कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप इस मूवी को देख रहे हैं, इसमें होने वाले इवेंट्स को देख रहे हैं, तब तक मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों से चाहूँ इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझने में कामयाब हों और आप जब वही बातें दुआ करें तो हमारे लिए भी दुआ करें और अपने पेरेंट्स को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।